श्रोताओं, समय का पहिया घूमता है और उसके साथ बदलते हैं चेहरे, विचार और जीवन की रफ्तार। एक और हैं वे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जिंदगी की सुबह मेहनत और संघर्ष में गुजारी, जिन्होंने हर चीज को धीरे धीरे सीखा, महसूस किया और अपनाया। दूसरी ओर हैं हम, यानी आज की नई पीढ़ी, तेज और तकनीक से भरी, आत्मविश्वासी, लेकिन कभी कभी अधीर और भावनाओं से दूर सी लगती है। असल में इन दोनों के बीच आज जो खाई बन गई है उसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। लेकिन क्या असल में यह दूरी उम्र से है या समझ और संवाद की कमी से है? इसीलिए आज कोटपुतली डायरी में हम खास विषय पर चर्चा करने बैठे हैं। हमारा विषय है कुछ बैठिए कुछ बात कीजिए। और आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं शिक्षाविद, समाज सेवी, एडवोकेट अशोक बंसल जी। सर, स्वागत है आपका कोटपुतली डायरी में। नमस्ते सर, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को इशारा दिया कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ बैठिए कुछ बात कीजिए। हमारा साफ तौर पर यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है और जो बुजुर्ग हैं, इनके बीच का जो रिश्ता है उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप बुजुर्गों के पास एक अनुभव का खजाना है। आपके पास जीवन की वो धूप और छांव है जिसके अनुभव से आप गुजरे हैं। आज की युवा पीढ़ी को किस रूप में देखते हैं? आज की युवा पीढ़ी के बारे में जहाँ तक कहें कि बहुत तेज है, तर्रार है और बहुत कुछ वो करना भी चाहता है। लेकिन करना क्या चाहता है? वो ऊंचाइयाँ छूना चाहता है, भौतिक संपदा प्राप्त करना चाहता है, शॉर्टकट तरीके से ऊंचाइयाँ छूना चाहता है। कहने का मतलब है कि वस्तुओं को प्राप्त करने का उसको बहुत है, सुख सुविधाएं मिले, मुझे एक अच्छी नौकरी मिले, बस उसका ध्यान इस हो रहा है, अच्छा मेरा जीवन कैसे बने, इसी तरफ उसका विशेष रूप से ध्यान है। संस्कार भी आज की युवा पीढ़ी में नहीं रहे, संस्कारों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। सिर्फ वो तो शॉर्ट तरीके से पढ़ाई कर कर अच्छी डिग्री लेकर अच्छी नौकरी प्राप्त करने की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से रहता है। आज के समय में बुजुर्गों की जो शिकायत है वो अक्सर ये रहती है कि बच्चों के पास समय नहीं है, वो हमसे बात नहीं करते। जबकि बच्चों के पास ये दलील रहती है कि उनके पास काम बहुत है, वो कोई पढ़ाई में हैं उलझे हुए हैं तो कोई अपने व्यापार में उलझे हुए हैं। तो फिर इस तरह की जो शिकायत है, क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन है? देखो, समय तो सभी के पास 24 घंटे है। चाहे देश का कोई प्रधानमंत्री उसके पास भी 24 घंटे हैं, एक व्यापारी है उसके पास भी 24 घंटे हैं, एक छात्र युवा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। उसकी एक सोच होनी चाहिए बुजुर्गों के पास बैठने की, उसकी सोच ही नहीं है, उसका विचार जब सोच ही नहीं है तो ऊपर नहीं बोलना। तो समय तो 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा निकालना कोई असंभव नहीं है, लेकिन उनको सोच ही नहीं कि हमको बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो उन बुजुर्गों को क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है, सामाजिक दायित्व हमारा बनता है, बुजुर्गों की सेवा करने का हमारा दायित्व है। ये सोच नहीं इस तरह की, क्योंकि हमारे में संस्कार ही पैदा नहीं हुई है, इस तरह का हमको सिखाया ही नहीं गया। ये भी हम सोचते हैं कि बुजुर्गों के पास बैठने से कुछ होता है तो उस समय की बर्बादी समझते हैं। बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो समय बर्बाद होगा। उनको अप्रत्यक्ष रूप से मालूम नहीं है कि हम बुजुर्गों के पास बैठेंगे, इससे हमारे को शांति का माहौल मिलेगा, हमारे मस्तिष्क को शांति मिलेगी, इनकी दुआएं मिलेंगी हमको, वो दुआएं हमको भी शांति प्रदान करेंगी, घर का वातावरण सुधारेंगे और हमारी उन्नति में भी बड़ी सहायक होगी, क्योंकि हमारे अंदर बुजुर्गों के आशीर्वाद से आत्मबल मिलता है। बिल्कुल सर, बुजुर्गों के पास समय और समझ का अनुभव है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज बुजुर्ग ये नहीं समझ पा रहे कि आज का जो युवा है वो तेज रफ्तार दुनिया में जी रहा है और उसके पास ठहरने का वक्त कम है, क्योंकि संघर्ष बहुत ज़्यादा है? माना संघर्ष किसको कहते हैं? संघर्ष तो ये है कि हम इस पढ़ाई को पढ़कर उच्च नौकरी कैसे प्राप्त करें। पढ़ाई उनका काम है, युवकों का काम पढ़ाई है, व्यापार में जो लग रहा है उसका काम व्यापार ही है। दुकान पे भी से आता है, 8 बजे आता है, 9 बजे, वो 10 बजे का समय उसके पास घंटा है, और भी तो अपने सब बच्चों को समय देता है, अपनी बीबी को समय देता है, घर की व्यस्तताओं में समय देता है, बाजार में अपनी दुकान चलाता है उसमें समय देता है। क्या उसके पास आधा घंटा नहीं है समय बुजुर्गों के पास बैठे? ये तो एक बहाना है। अगर जिसके दिल में दिमाग में बुजुर्गों के प्रति सम्मान है, ये कर्तव्य उसका है कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है, ये सोचना पड़ेगा हमको कि बुजुर्गों ने हमारे लिए किया, जिनके पीछे हम आज इस स्थिति में हैं। हम कठिन मेहनत कर कर पसीना बहाकर उन्होंने हमको हर शिक्षा दी है, हमको साधन दिए हैं उन्होंने। आज उनकी छत छाया, उन्हीं की छत के नीचे हम बैठे, उनके बनाए हुए घर के नीचे बैठे, ये उनको तगादा नहीं है दिमाग में। अगर ये मान लो ये हमारा पितृ ऋण है,
माता पिताओं का हमारे ऊपर कर्ज है ये। आज इतना बड़ा मैं बन गया तो मैं किसके पीछे बन गया? इसमें बहुत लोगों का हाथ है, इसमें भगवान का भी आशीर्वाद है, इसमें माता पिता का भी आशीर्वाद है, इसमें मेरा समाज का भी आशीर्वाद है। तो हमको समाज का भी ऋण चुकाना पड़ेगा, माता पिताओं का भी ऋण चुनेगा, इस भगवान के जो हमारे सुंदर संसार बनाकर दिया उसको भी हम याद करेंगे। इन चीज़ों को अगर हम याद करेंगे, आशीर्वाद इनका लेंगे तो हमारा जीवन बड़ा सुखमय जीवन निकलेगा। हमारा आगे जाकर भविष्य में हमारा अच्छा होगा, हमारी संतान भी अच्छी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे देश तो आराध्य सनातन देवी इसी ग्रंथों से भरा हुआ है। कोई अगर पढ़े, मुझे तो श्रवण कुमार का किस्सा याद आता है। श्रवण कुमार अपने बुजुर्ग माताओं की सेवा करने के लिए, भ्रमण कराने के लिए, तीर्थ के लिए कावड़, उसको संसाधन ही तो कावड़ में लेकर अपना पूरा जीवन ही माता पिता की सेवा में दे दिया है। बिल्कुल सर, आदर्श उदाहरण है श्रवण कुमार। जी। आज भी जो युवा हैं, आज की जो पीढ़ी है, वो भी माता पिता की सेवा करना चाहती है। लेकिन आज का जो सोशल मीडिया का जो जमाना चला है, इसमें एक हम देखें तो संवाद की खामोश दीवार खड़ी हो रही है बुजुर्गों और युवाओं के बीच में। सोशल मीडिया है, ठीक है, समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जिस युवा के दिमाग में सोच है, अगर वो बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, उनके दिमाग में इज्जत है, वो सोचता है कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या करेंगे, तगादा उसके दिमाग में हो, तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया कोई आड़ नहीं है। ये हमको समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को, ये आने वाली पीढ़ी समझाए इस बच्चों को कि भाई अगर माँ बाप के पीछे तुम आज हो, उन्होंने जन्म देकर दिया, संसार में तुमको उतारा है, तुम्हारा लालन पोषण कितना मुश्किल से उन्होंने किया है, तुमको खड़ा होकर चलना सिखाया है, शिक्षा के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्होंने दिलाई है कमाकर, उन्होंने कितने कितने कष्ट सहकर तुमको ऐसा पैदा किया है, ऐसा बनाया है। समाज में तुम्हारी पहचान तुम्हारे माता पिता की वजह से है, तुम्हारा दादा दादा की वजह से है। आप ये उसको महसूस नहीं है। अगर क्यों नहीं, श्रवण भी तो था ना, उसको महसूस था कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म देकर पाला, अगर नहीं होते तो मैं नहीं होता। यानी बहाना ना बनाए, बहाना नहीं बनाना चाहिए, बहाना ना बनाए, मेहनत और संघर्ष को देखें, उस चीज को देखें कि जब आप छोटे थे, बचपन में थे, पालने में थे, तो आपको किस तरह से पाला गया था। और उसके बाद में जब आप धीरे धीरे बड़े हुए तो किस तरह का संघर्ष आपके माता पिता ने किया है। हाँ जी 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 जी, इस चीज को ध्यान में रखा जाए। कुल मिलाकर कहना है, वो ये समझते नहीं कि माता पिता का मेरे ऊपर कोई कर्ज है। दरअसल अगर कर्जा कोई होता है, जैसे भौतिक रूप से हम किसी से कर्जा लेते हैं, तो हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं ये भार है मेरे ऊपर, जितनी जल्दी उस कर्जे को उतारूँ, पैसा इतना उधार लिया था, कर्जा बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, अगर इस तरह से ले कि मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर कर्जा है, मैं उसको उतारना है, तो निश्चित रूप से भावना अच्छी होंगी, विचार अच्छे आएंगे और समय निकाल के बुजुर्गों की सेवा करेगा। अच्छा सर, आप समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं। एक समय था जब परिवार बहुत बड़े होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, 2-3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। आज परिवार बहुत सीमित हो गए हैं। संयुक्त परिवार थे तो कहीं कुछ ऐसा ऊंच नीच होता था माता पिता के साथ में या बच्चों के साथ में भी, कोई बच्चा भी अगर गलत उस पे राह पे जाता था तो परिवार का कोई भी बुजुर्ग टोक देता था। अब एकल परिवार में आ गए हैं तो ये टोका टोकी नहीं रही है, और कितनी नहीं रही है या इसका क्या असर पड़ा है, ये हम आपसे ही जानना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं सामाजिक दबाव नहीं रहा। समाज का कोई दबाव जो है व्यक्ति महसूस नहीं करता। समाज भी एक चीज़ है, वहाँ पंच बैठे होते हैं, उनका कोई दबाव, ये चीज़ भूल गए हम, गायब होगी। अब अपने अपने स्वार्थ रखते हैं कि मैं क्यों किसी को बिगाड़ूं, क्यों कहूँ मैं, मेरा तो इससे भी काम पड़ सकता है, मेरा निजी हित का नुकसान हो सकता है। इसलिए आजकल समाज पंचायत का दबाव तो करीब करीब खत्म हो गया। शहरों में तो बात ही खत्म हो गई। रहा साथ छोटा मोटा गांव में है, वो भी थोड़ा बहुत जिंदा है, उस दबाव से बहुत कुछ हमारा कंट्रोल है। गाँव में तो अड़ोस पड़ोस के कह देते हैं, मुंह पे नहीं कहते, पीठ पीछे चर्चा करते हैं, तो बात पहुँच जाती है कि देखो इनके इतने कमाते हैं, सब कुछ होता है, माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको समय पर खाना नहीं मिलता, समय पर चाय नहीं चाहिए। आप बुजुर्ग जब बीमार हो जाता है, परेशानी में होता है, तो उसको समय पर उसको संसाधन चाहिए, समय पर चाय चाहिए। आजकल हर आदमी बुजुर्ग जब तक 2-3 चाय नहीं पी लेता उसको तसल्ली नहीं होती। लेकिन सर बुजुर्ग तो सभी को होना है, जो आज युवा हैं वो भी बुजुर्ग होंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि आज के युवा है, तो मैं तो युवाओं से इस वक्त आपके इस माध्यम से, आकाशवाणी से अपील करना चाहता हूँ
कि इस बात को समझें। आज आप युवा, आगे भविष्य में आप ये निकाल दें दिमाग में से कि हमारे माँ बाप हमारी जो सेवा हमारे बच्चे करेंगे, उसके लिए पहले अपनी व्यवस्था बना लें। अपना खुद हेल्पर भी जरूरत, अल्माइजर हो जाता है, बुजुर्ग बीमार हो जाता है, पैर टूट जाता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, एक तरफ से दूसरे सहारा नहीं ले सकता, उस वक्त एक मदद की भी, एक आदमी की भी जरूरत होती है कि 24 आवर एक आदमी रहकर समय पर दवा दे। इस तरह का सारा इंतजाम खुद कर ले। शहरों में जैसे वृद्धाश्रम या शेल्टर होम चल रहे हैं, शायद ये इसी की एक बानगी है। हाँ, ये निकाल कई परिस्थितियां हैं, बहुत से लोगों के पास परिस्थितियां हैं। आज घर की मुख्य धुरी जो है देखा जाए तो महिलाएं होती हैं। मैं महिलाओं के प्रति मैं जिम्मेदारी तो मानता हूँ, महिलाओं की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि मुखिया है, घर का काम देखने वाली महिला है, इसलिए बुजुर्गों को विशेष, महिला की अगर सोच हमारी सकारात्मक है और बुजुर्गों के प्रति सम्मान है तो बुजुर्ग हमारे घर से बाहर नहीं जाएंगे, वृद्धाश्रम नहीं जा सकते कतई ही किसी कीमत पर। सब नहीं, महिला हट की पक्की होती है, उसको दिमाग में हो मुझे तो कम खर्चे में भी अच्छी देखभाल बच्चों को कर सकती है, समय पर उनको चाय दे सकती है, समय पर खाना खिला सकती है, उनकी आधा घंटा बैठकर उनको सोच रहे, हाथ पैर दबाना, बातचीत करना, मन को तसल्ली देना। बुजुर्गों को क्या चाहिए? बुजुर्ग पैसा थोड़ी चाहिए, उनको सेवा चाहिए। 2 घंटा बैठ कर बात कर, आधा घंटा बैठ कर बात कर ले। लेकिन सर फिर सवाल वहीं घूम करके आता है कि आज जो है पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, काम कर रहे हैं, ज़्यादातर में ये घरों में यही देखने को मिलता है। नहीं, कामकाजी हैं, बात तो ठीक है, कामकाजी नहीं तो पैसा कमाते हैं, पैसा कुछ खर्च करेंगे उन ऊपर। आज हेल्पर मिल जाते हैं, उनको समय पर दवाई देने वाले मिल जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने ठीक है प्रॉपर्टी में, अगर आज 50 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर बाप की प्रॉपर्टी पर मालिक हूँ, तो अगर मैं ये 10-20 साल से आएंगे तो इनके अगर 10-20 लाख रुपए खर्च भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने 2-3 नौकर रख दिया, नर्स रख दिया है, और उस समय पर दवाई देते थे, सुबह से हम जाते बुजुर्ग पास आधा घंटा बैठते थे, बहुत खुशी आदमी से उन्होंने प्राण छोड़े और सबको आशीर्वाद देते हुए प्राण छोड़े। आज वो खुश हैं भी अभी भी कि हमारे पिताजी ने हमको आशीर्वाद दिया। ये कम बड़ी बात है, पैसा कमाते कमाओ, उनको इतना थोड़े बुजुर्गों को पैसा मत कमाओ, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा बुजुर्गों को दान करना चाहिए। हम इतना दान करते, इतना कुछ करते हैं, अरे मरने के बाद उसकी मूर्ति पर कई लाखों खर्च करते थे, गाँव जिमा देते हैं, और जीता जी उसको चाय का प्याला समय पर नहीं देते। आज ये हमारी सोच हो गई है। बिल्कुल सर, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जड़ों को नकार कर भला कोई कहाँ पनप पाया है। तो आप बुजुर्ग जो हैं परिवार की जड़ हैं, और परिवार के जो बुजुर्ग हैं इनको नकार करके कोई परिवार की जो शाखाएं हैं वो भला कैसे बढ़ सकती हैं। तो श्रोताओं, आज कोटपुतली डायरी में हमारे साथ हैं शिक्षाविद, समाजसेवी, एडवोकेट अशोक कुमार बंसल जी, और आज हम इनसे बात कर रहे हैं कुछ बैठिए कुछ बात कीजिए विषय पर, खास करके बुजुर्गों पर। तो आज जो समाज की असली सुंदरता है वो तभी लौटेगी जब आज का जो युवा है वो अपने बच्चों को बुजुर्गों के सानिध्य में जाने देगा। लेकिन ये दूरी है कि कहीं ऐसा महसूस होता है आपको? उस शिक्षा की कमी है। अगर माँ बाप खुद अगर बुजुर्गों के, अपने पिता की सेवा करेंगे और ये बच्चे देखेंगे, तो आने वाले पोते पोतियाँ हैं, आने वाली संतान है, वो कैसे सीख पाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम जैसे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ये जीवंत मूर्तियां हैं हमारे घर में। मंदिर में जैसे हम जड़ मूर्तों को पास जाते हैं, मंदिरों के लिए कितना कितना दान पुण्य करते हैं। लेकिन असल में ये कहा जाता है कि इंसान की कीमत का पता तभी लगता है जब वो पास में नहीं होता। शायद ये जो हम देख रहे हैं समाज में कि भाई बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं उसी की एक उपज है। तो आपने महिला का जिक्र किया कि परिवार में महिलाओं की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है जी, जी। किसी भी परिवार को साधने में। तो बुजुर्गों की जो सेवा है उससे घर की महिलाएं किस प्रकार से जुड़ी रह सकती हैं? अगर स्पष्ट रूप से मैं कहूँ ना, एक ही बात मैंने कही है, अगर महिला सोच ले कि मैं मेरे घर के परिवार के बुजुर्ग को कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी, वृद्धाश्रम में नहीं जाने दूंगी, तो मुझे 99% क्या 100% विश्वास है कि बुजुर्ग हमारे वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। मैं शर्त महिला टाल ले। इसमें बच्चे का रोल कम होता है, वर्तमान समाज में देख रहे हैं। हाँ ठीक है, किसी का आर्थिक संसाधन का दबाव है, आर्थिक संसाधन नहीं है उसके पास, और उस वजह से वो उसका खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो वृद्धाश्रम में भेज दें। लेकिन वृद्धाश्रम में जाकर भी तो उनके हालचाल पूछे जा सकते हैं ना, उनको एक भावनात्मक रूप से एक समर्थन कर सकते हैं, उनके दुख दर्द में भागीदार तो हम बता नहीं सकते। पहली बात तो यही है कि एक बच्चे के मन में अपने माता पिता के लिए ऐसे विचार आ ही कैसे सकते हैं कि मैं उनको वृद्धाश्रम में भेज दूं। ये आदमी आज देखो, समाज की अगर सही स्टडी करने के लिए जाओगे, अकेला बच्चा तो नहीं सोचता, लेकिन जब शादी हो जाती है उसकी,
शादी के होने के बाद अपने एक स्वतंत्र इकाई समझने लग जाती है पत्नी। वो समझते हैं बेकार का बोझ मेरे ऊपर है, मेरे समय नहीं है मेरे पास सफाई करने का नहीं है, ये दिन भर खांसते रहते हैं, बुजुर्ग हो गए, दवा देनी पड़ती है, बार बार होते हैं मेरे पास, मैं कहीं काम की बन के रह गई, मुझे और मेरी स्वतंत्रताएं, मेरी इच्छाएं, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, ये मेरे बीच में आड़ बढ़े हुए हैं। तो उस बीच का आड़ समझते हैं, ये रुकावट समझते हैं, इसको हटाने के लिए ही विचार चलता है। इसलिए पत्नी के साथ साथ पति को भी मजबूरी में अपनी शांति बनाए रखने के लिए उनको आश्रम भेजते हैं। और ऐसी संतानों के लिए, उनको दंडित करने के लिए हमारे भारतीय कानून ने भी कई धाराएं बना रखी हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण विधेयक जो है वो माता पिता को एक सुरक्षा प्रदान करता है, भरण पोषण प्रदान करता है। इस तरह से और भी योजनाएं हैं, वृद्धों की पेंशन योजना। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं ये कितनी कारगर होती हैं? क्या मन को केवल तसल्ली देती हैं या कुछ कारगर है? देखिए, बुजुर्गों का उस उम्र में जब अपाहिज हो जाते हैं, उनकी मंद बुद्धि हो जाती है, बीमारियां कई तरह से घेर लेती है, तो इस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो कोर्ट के चक्कर लगाए, कोर्ट में जाए, चल भी नहीं सकते। तो वहाँ तक मदद लेने में बड़ी तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ती है जो उनको प्राप्त नहीं होती है। हर बुजुर्ग सरकार के पास नहीं पहुंच सकता। मुख्य बात तो यह है कि बुजुर्गों की जो संपत्ति है उस पर बेटा बहू कब्जा कर लेती है, लाखों की संपत्ति होती है, उसके बाद भी जब सेवा नहीं करते तो एक प्रश्न उठता है। अड़ोस पड़ोस सब सलाह देते हैं कि इतनी संपत्ति का मालिक होने के बाद भी तुमको समय पर खाना नहीं मिलता, तो एक भाव आता है दिमाग में, क्यों नहीं हम अदालत से जाकर अपना मकान खाली करें। अपना मकान ही आज हमारी करोड़ों की कीमत का है, हमको बैठे बैठे कुछ किराए पे दे दें, उसी से हमारा भरण पोषण हो सकता है। लेकिन कई तरह के सामाजिक बंधन हैं, उस तक हम पहुंच नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं जो इसको ले पाते हैं। यानी असल में समाज को ही इसका समाधान खोजना होगा। समाज जो है वो ही ये तय करे कि समाज की व्यवस्था कैसी रखनी है। अगर समाज में कोई संतान अपने आसपास अपने बुजुर्गों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करती है तो समाज के लोग ही, आसपास के लोग ही, रिश्तेदार ही उसे ये सबक सिखाएं, ये बताएं कि भाई बुजुर्गों की किस तरह से सेवा करनी है और उनका क्या भार उनके ऊपर है। आपने समाज की बात की, लेकिन समाज तो अपने आप में कमजोर महसूस हो रहा है, वो समाज खत्म हो गई। मुख्य बात यह है कि हमारी शिक्षा में ये बुजुर्गों की सेवा करने का, संस्कारों को निर्मित करने का, ऐसा भाव प्रदान करने के लिए शिक्षा देनी जरूरी है। अच्छे मनुष्य कैसे बने, हमारे ऊपर कितने कर्ज हैं, हमारे शास्त्रों ने बताया कितने कर्ज हैं, उन कर्ज की पूर्ति कैसे की जाए, इसलिए शिक्षा से संभव है। अगर बच्चों को हम शिक्षित कर दें कि आप ना जो इतनी ऊंचे पद पर आप चले गए, इसमें माँ बापों का भी कर्ज है, इसमें समाज का भी कर्ज है। स्कूल में बताया जाता है कि यहाँ से शिक्षित होकर समाज की सेवा करो। इसका रिटर्न जो शिक्षा मिलने में बहुत लोगों का हाथ है, बहुत अध्यापकों का हाथ है, बहुत स्कूल संचालकों का हाथ है। तो हम उस कर्ज को कैसे चुका रहे, ये शिक्षा बाल्यकाल से दी जानी चाहिए, जो पहले हमारे गुरुकुल में मिलती थी। गुरु का भी बड़े ऊपर ऋण है। जब तक ये नहीं देंगे हमारा समाज भी मजबूत नहीं हो पाएगा। आज समाज के बिखराव के कारण ही तो ये समस्याएं पैदा हो गई है। बिल्कुल, बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, पाश्चात्य शिक्षा को छोड़कर हमारी जो मूल शिक्षा नीति है उसे भी अपनाना होगा। हम पाश्चात्य शिक्षा से स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंदता चाहते हैं। मतलब कोई हमको रोक टोक नहीं, हम कैसे भी घूमें, कैसे भी खाएं, कैसे पिएं। नशा प्रवृत्ति बहुत बड़ी जिम्मेदार है इसके लिए। ये पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य पढ़ाई की देन है। बच्चों को नशे के आदी हो जाते हैं, माँ बाप के कर्तव्य भूलना निश्चित है। फिर जब उनका मस्तिष्क से दिमाग की बुद्धि खराब हो जाएगी, वो माँ बाप की क्या सेवा करेंगे। तो उसी और हम जा रहे हैं। आज उसका प्रभाव है। अगर हमको गुरुकुल की जो शिक्षा है अभी वर्तमान में साथ साथ दी जाए कि हम अच्छे मनुष्य कैसे बढ़े, अपने कर्तव्यों का कैसे पालन करें, ये शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी हम अपने भौतिक सुख की चाहत में कर्तव्य को भूल रहे हैं। हाँ, कर्तव्य को भूल रहे हैं। बस इस समय हमको झूठा आईना दिखाया जा रहा है, झूठी हमारी शक्ल दिखाई जाती है कि झूठा हमको डिग्री देकर ये कहा जाता है आप तो उच्च शिक्षा प्राप्त है। जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के जो कर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, हम अपनी मनसा वाचा कर्मणा को भूल गए। एक समान नहीं हमारी। लेकिन सर, एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूँगा आपसे कि जैसे अभी आपने बात की कि हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जब हम किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान कर देते हैं, उसे
अच्छे पद पर भेज देते हैं और वो फिर कहीं बाहर चला जाता है, घर परिवार को छोड़ करके मानो कि विदेश चला जाता है, वहाँ बस जाता है, तो हम ये कहते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कि भाई मैंने अपने बेटे को लायक बना दिया और वो वहाँ बसा हुआ है। दूसरी ओर एक और दूसरा बच्चा आपके साथ होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसे नालायक की श्रेणी में दे देता है समाज। ये सोचना थोड़ा हमारा इसमें वास्तविक रूप से सोचना पड़ेगा कि हमारे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए उपाय देता किसकी है। क्या विदेश में यहाँ से पढ़कर गया या सरकार ने उसको पैसा खर्च किया, माँ बाप ने पैसा खर्च किया, विदेश में जाकर सेवा कर रहा है, उनकी बीमारी के समय नहीं आ सकता, उनके मृत्यु के समय में नहीं आ सकता, वो काय का बेटा हुआ? असली मायने में बेटा का कर्तव्य से नहीं निभाया। हम दिखावे के लिए कहते हैं, अपने सम्मान के लिए कहते हैं मेरा बच्चा विदेश में रहता है, इतना पढ़ा है, ये सब झूठा है। लेकिन असल में तो सेवा वही कर रहा है जो साथ में। शांति तो वही मिलती है। बच्चा है जो मेरे देखभाल कर रहा है, मेरे साथ शाम को बैठ कर खाना खा रहा है, मेरे सुख में दुख में साथ है, वो मेरा प्रिय है। वो बनावटी बातें हैं, वो भौतिक युग में अच्छी लगती है। भौतिक लोग जो बैठे हैं उन लोगों के बीच में बात आदरणीय रूप से कहेंगे वो। लेकिन वो जो बाहर है उसने भी तो आपका नाम किया है। कोई नाम कौन सा किया? जब मेरी आत्मा को जो तृप्त नहीं कर पाया, मेरी आत्मा को शांति नहीं प्रदान कर पाया, मेरी आत्मा से आकर वो मिलजुल नहीं सका, वो क्या शांति बात करेगा? उसको मैं नहीं मान सकता। अरे विदेश में है तो बाप के लिए ऐसा इंतजाम कर दे, 2 लाख रुपये बाप के नाम निकाल के भेजे मैंने कि ठीक है, पूरा रूप से इनका ध्यान रखे, तो माना जा सकता है कि आ नहीं सकता, मजबूरी समय का भाव है, नहीं आ सकता, लेकिन वो मदद कर रहा है बैठा बैठा, इतना तो कर सकता है। लेकिन भूल ही जाते हैं तो वो तो बात गलत है ना। बिल्कुल, आपने भूलने और याद करने की बात की, तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि असल में इंसान की कीमत तभी पता लगता है जब वो दुनिया में नहीं होता। सर, कभी माँ बाप आपको याद आते हैं? मैं क्या बताऊँ, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरी माँ भी बहुत समय, अल्प समय पहले, जब मैं सिर्फ 9 साल का था, जब मेरे पिता छोड़ के चले गए, जब मैं 26 साल का था, जब मेरी माँ छोड़ के चले गई, और अभाव में जिस वक्त हम पढ़ रहे थे, कुछ कमा नहीं रहे थे, उस वक्त छोड़ के चले गए। अब तो बहुत याद आती है, हमको बराबर मिस कर रहे हैं। आज जो कुछ मैं हूँ तो कई बार सोचता हूँ, अगर आज मेरी माँ और पिताजी मेरे जिंदे होते, मेरी दादी ने हमारी बहुत सेवा की, आज वो याद आते हैं, आंखें भरी आती हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आज होते तो मैं उनको बहुत घुमाता, उनको तीर्थ यात्रा कराता, जगह जगह घुमाता, उनकी इच्छाएं पूर्ति करता। ये मेरी इच्छा अधूरी रहेगी। मैं तो कहता हूँ कि भगवान करे कि अगले जन्म में मुझे वही माँ मिले, मेरी वही दादी मिले, जो मेरे पिता के बाद हमारी परवरिश की, पालन पोषण किया, हमको सद्गुणों से प्रवृत्त कर दिया। बिल्कुल सर, आपने जैसा कि अभी कहा कि जब दुनिया से चले जाते हैं तो बहुत याद आते हैं, और हम भी अपने श्रोताओं को यही कहेंगे कि अपने माता पिता के समीप रहिए, उनसे संवाद कीजिए, क्योंकि आप भी कहेंगे जब वो चले जाएंगे तो आप भी अकेले में बैठ करके यही कहेंगे कि बहुत याद आते हैं।